और सबसे पहले खबर कानपुर से, जहां पर सीजीएसटी की 13 सदस्य टीम के वीआईपी रोड के अपार्टमेंट में छापेमारी चल रही है। छापेमारी में टीम को कई फर्जी कंपनी चलाने के सबूत मिले हैं। कई फर्जी कंपनियों के नाम, मोहरें मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ कागजों में करोड़ का कारोबार हो रहा था। मोहम्मद फरहीन के नाम से फर्जी व्यापार चल रहा था। नौकर के नाम पर कागजों में करोड़ों का व्यापार चलाया जा रहा था। तो देखिए, वीआईपी रोड के अपार्टमेंट में रेड हुई है और बताया जा रहा है कि कागजों से करोड़ों का कारोबार किया जाता था। कई फर्जी कंपनी चलाने के सबूत यहां से मिले हैं। कई फर्जी कंपनियों को यहां पर चलाया जा रहा था। सीजीएसटी की टीम ने जब छापेमारी की वीआईपी रोड के अपार्टमेंट में, तो पता चला कि 13 सदस्यीय टीम की ये छापेमारी थी। कई फर्जी कंपनी चलाने के सबूत इन टीम को मिले हैं। कई फर्जी कंपनियों के नाम की मोहरें भी यहां से बरामद की गई हैं। तो कई फर्जी कंपनी चलाने के सबूत मिले हैं। अब आप देखिए, मोहम्मद फरहीन के नाम पर यह फर्जी व्यापार चल रहा था। जब सीजीएसटी की टीम यहां पर पहुंची है तो फिर उसके बाद पता चला कि यहां पर तो कई कंपनियां बिना नाम के चल रही थी, एसएल कंपनियां बनाकर चलाई जा रही थी। बातचीत करने के लिए अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, कब से ये गड़बड़ झाला चल रहा था और किस तरह से आज जब यहां पर सीजीएसटी की टीम पहुंची है तो आप क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं इन सब मामलों को लेकर? देखिए नीरू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसमें सेंट्रल जीएसटी की सिर्फ एक टीम कानपुर के वीआईपी रोड के सबसे कॉस्टेस्ट जो अपार्टमेंट है उसके बाहर खड़ी होती है और उसके बाद वहां के सिक्योरिटी गार्ड से बात करती है जो हमारे सोर्सेज होते हैं। उसके बाद एक एक करके 3 गाड़ियां हम उस कैंपस में एंटर करती हैं और अधिकारी सीधे लिफ्ट के माध्यम से 12 से 14 अधिकारी से चढ़ते हैं। और जिस फ्लैट के बाहर दरवाजा खटखटाया था, ना तो वहां कोई बोर्ड था, ना कोई कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी। और जब वहां छापेमारी की शुरुआत हुई तो अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि जिस एड्रेस का जिक्र हुआ था उस एड्रेस पर सिर्फ और सिर्फ पेपर्स मिले हैं जिसमें नौकरों के नाम से एक फर्म खोली गई और 13 ऐसी फर्में खोली गई। नौकर के नाम से फर्म में 6 करोड़ 14 लाख रुपए का व्यापार हुआ। ना तो कोई फर्म का जिक्र था और ना ही किसी चीज से का। और ऐसे में तब ताज्जुब वाली बात सामने आई कि जब 30 से ज्यादा मोहरें, जो हमारे सोर्सेज बता रहे, 30 से ज्यादा अलग अलग फर्मों की मोहरें मिली हैं, स्टैंप्स मिले हैं, पेपर मिले हैं, जो पार्टनर्स के एड्रेसेस मिले हैं, तमाम ऐसी चीजें सामने आई हैं। और इन सब के बीच विदेश यात्रा का भी जिक्र हुआ जिसमें पटाया, थाईलैंड और लंदन यात्रा की गई इस फर्म के बिहार पर। यह फर्म किस चीज की थी, किस चीज का व्यापार होता है, इसका अभी तक सामने नहीं आया। मगर फर्जी कंपनियां, शेल कंपनियों के माध्यम से ऐसी 13 कंपनी फिलहाल सामने आई हैं। पूरी रात भर छापेमारी चली और सेंट्रल जीएसटी की टीम अभी कुछ भी मीडिया से कहने रही। अब जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा वास्तविकता क्या। मगर इन सब के बीच उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि जो व्यक्ति सिंपल शर्ट और रबड़ की चप्पल पहन के उस कैंपस में मॉर्निंग वॉक करता है, क्या वो इतनी बड़ी फर्म का मालिक हो सकता है? वहां उसके नाम को मोहम्मद अकरम, इमरान और अशरद ऐसे 3 नाम सामने फिलहाल आए। ये कौन है, इनका भी पता लगाया जा रहा है। और कंपनीज के पीछे क्या उद्देश्य था, इनकी रजिस्ट्रेशन किसने कराई, कि इनके एडवोकेट्स कौन थे, इनके जो ईयरली जो सबमिशन है कौन का, ऐसी तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना बाकी है। जो सूत्र बता रहे हैं कि 16 घंटे से ज्यादा छापेमारी चल रही है। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, नाक के नीचे कई फर्जी कंपनी चलाने का आरोप और सबूत भी अब मिला है। अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात हो रही है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जजों ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली से फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का अनुरोध किया है। इसके लिए जजों ने एक लेटर लिखा है। अब यह लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस लेटर की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इस लेटर पर जजों के हस्ताक्षर भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जजों ने जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश की आधिकारिकता को लेकर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 न्यायमूर्तियों ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को उसके लिए पत्र लिखा। दरअसल 4 अगस्त को जारी एक निर्देश में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की डबल बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आग्रह पर किया कि जस्टिस प्रशांत कुमार को उनके रिटायरमेंट तक आपराधिक केसों की सुनवाई से हटा दिया जाए और उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अनुभवी सीनियर जज के साथ डिवीजन बेंच में बिठाया जाए।
उत्तरकाशी से खबर लेते हैं, जहां पर धराली में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव का काम इस वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गुरुवार को शाम तक कुल 372 मामलों को लेकर 372 लोगों को लेकर सुरक्षित उन्हें बाहर निकाल लिया गया, जिसमें से 255 लोग उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड पर पहुंचाए गए। वहीं 112 लोग देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचाए गए। ये सभी यात्री थे जिनका रेस्क्यू किया गया। ये भैरू घाटी, गंगोत्री, नेलांग घाटी में फंसे हुए थे जिनका रेस्क्यू किया गया। आज फिर से हेली अभियान शुरू कर दिया गया है। मुख्य सचिव का कहना है कि गंगोत्री धाम से ज्यादा लोग निकाल लिए गए हैं। 255 लोगों को मातली हेलीपैड तक पहुंचाया गया। 372 लोग अब तक निकाले जा चुके हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि जो भैरू घाटी थी, गंगोत्री थी या नेलांग घाटी थी, जो लोग यहां पर फंसे हुए थे उनको निकालने का काम कर लिया गया है। कुल आंकड़ा 372 लोगों का है। आज कहा यह जा रहा है कि जब एक बार फिर से रेस्क्यू शुरू होगा, यानी कि देखिए मौसम आज अनुकूल है, साफ है, अब तक तो यही खबर मिल रही है, और ऐसे में कोशिश यही की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। जो लोग इस वक्त घायल हैं, जो लोग जिनको रसद पानी की जरूरत है, उन तक पहुंचाया जा सके। इसलिए चिनुक इस वक्त बेहद अहम भूमिका में दिखाई दे रहा है। जॉलीग्रांट में हम लोग लगभग 112 लोगों को सुरक्षित अलग अलग स्थानों से एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा चुका है। लगभग 250 से ज़्यादा व्यक्तियों को हरसिल पहुंचाया जा चुका है। मातली जो है वहाँ भी लगभग 250 लोगों को पहुंचाया जा चुका है। फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं लगातार। उसमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लोग जहाँ अगर फंसे भी हैं तो वहाँ पे उनको राहत वितरण किया जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज की ताजा अपडेट सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज किस तरह से इस वक्त रेस्क्यू का काम शुरू हुआ है और कल से लेकर आज तक किस तरह से रेस्क्यू का काम आगे बढ़ा है, और क्या हम ये मान के चले कि आज अगर मौसम ठीक रहा तो बहुत हद तक आज लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाएगा? बिल्कुल नीलू, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपनी तीव्र गति से जारी है। इतना ज़रूर है कि आप ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर ये मातली हेलीपैड पे लैंड करेगा, जो हरसिल से अभी यहाँ पर पहुँचा है। तो आप दूसरा हेलीकॉप्टर आप देखेंगे जिसने मातली हेलीपैड पर लोगों को ड्रॉप करके ये वापसी कर रहा है हरसिल के लिए, और फिर हरसिल से सौटी मारकर ये दोबारा से यात्रियों को यहाँ पर लाएगा। इतना ज़रूर है कि MI-17 और चिनुक हेलीकॉप्टर को अभी वेदर क्लियर नहीं मिल पा रहा है। सुबह की सौटी में MI-17 ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन वो गंगोत्री घाटी से वापस लौट आया क्योंकि उसके अनुकूल वहाँ पर वेदर कंडीशंस नहीं थी। आज का प्रशासन का टारगेट होगा कि जो बचे खुचे यात्री वहाँ पर हैं, कल 372 यात्रियों को वहाँ से निकाला जा चुका था, जिनको जॉलीग्रांट और उत्तरकाशी के इसी मातली हेलीपैड पर लाया गया, जो मेरे पीछे आप देखेंगे। आज करीब 150 से 200 लोग अभी हरसिल कैंप में हैं, क्योंकि गंगोत्री, झाला, नेलोंग और इधर से जो भी यात्री जगह जगह फंसे हुए थे उनको हरसिल में लाया गया। हरसिल में आर्मी का हेलीपैड है, वहाँ पर उनको शिविर में रखा गया, और इसके बाद वहाँ से एक एक करके हेलीकॉप्टर के जरिए इन लोगों को मातली हेलीपैड पर लाया जा रहा है। आज दूसरी कोशिश प्रशासन की होगी कि यदि मौसम क्लियर मिलता है चिनुक के लिए, तो आज जो जनरेटर है वो वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हरसिल और धराली में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप है, मोबाइल कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप है। तो ये माना जा रहा है कि अगर वहाँ पर विद्युत आपूर्ति बहाल होती है तो उसके बाद जो बेसिक सुविधाएं हैं, बिजली की, पानी की या फिर टेलीफोनिक सुविधाएं, उनको वहाँ पर बहाल किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने भी कल इस बात को कहा था कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कल समाप्त हो जाएगा, यानी आज अगर मौसम अनुकूल बना रहता है तो माना जा रहा है कि करीब 2 बजे के आसपास तक पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको सबमिट किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही ये हेलीकॉप्टर जो तमाम यात्रियों को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं मातली हेलीपैड से, वो रसद भी हरसिल और धराली के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी अभी भी पूरी तरह से ठप है।
कल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और भटवाड़ी के बीच जो 35 किलोमीटर का हिस्सा था गंगोत्री धाम जाने के लिए, यहाँ पर 2 जगह जो NH है वो ध्वस्त हो रखा था, उसको फिलहाल रिस्टोर कर लिया गया, यहाँ पर यातायात बहाल हो गया। लेकिन अभी भी एक पोर्शन पर जहाँ 30 मीटर स्पान का जो मोटर पुल बह गया था वहाँ पर सुबह 4 बजे से बिल्कुल सुनील, कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो लोग फंसे हैं उनका तो रेस्क्यू किया जाए, लेकिन जो बिजली बाधित है या फिर जहां पर पुल टूट गए हैं, रास्ता टूट गया है, उनकी मरम्मत का काम भी बराबर से चलता रहे, जिससे लोगों के आवागमन में या फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में चल रहे आपदा कार्यों के लिए अपना 1 माह का वेतन देने की घोषणा की और इसके साथ ही सीएम ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों, आम नागरिकों से भी अपने से सहयोग करने की बात की है, अपील की है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्रों में इस वक्त युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं और वहां की परिस्थितियों को देखते हुए, वहां के हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने 1 महीने का वेतन दिया और साथ ही बाकी लोगों से भी अपील की है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार आपदा पीड़ितों के लिए कुछ धनराशि दें। धराली में हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी में डटे हुए हैं और राहत और बचाव कार्यों की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सीएम धामी ने आज धराली में चल रहे राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। कहा कि MI-17 चिनूक की मदद से रेस्क्यू जारी रहे और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम धामी ने अफसरों को खाद्यान्न आपूर्ति, सड़क संचार, बिजली बहाली के निर्देश भी जल्द से जल्द करने के दिए हैं। उत्तरकाशी के धराली से बड़ी खबर है। आज सुबह सीएम धामी ने समीक्षा की है। धराली में चल रहे राहत बचाव कार्यों की ये समीक्षा हुई है। MI-17 चिनूक की मदद से रेस्क्यू जारी है, लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। खाद्यान्न आपूर्ति पर निर्देश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। सड़क संचार, बिजली बहाली के निर्देश भी दिए गए हैं कि एक साथ कई मोर्चों पर इस वक्त काम जरूरी है ताकि इससे राहत कार्यों में और ज्यादा तेजी लाई जा सके। सीएम इस वक्त धराली कैंप में मौजूद है और वहीं से ये सारे अब आपको बता दें कि निर्देश और समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हम इस वक्त भटवाड़ी में हैं। उत्तरकाशी के भटवाड़ी से धराली की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब जिस दिन हम बता दें आपको 5 अगस्त को जो जलजला आया था उसकी वजह से इस तरह से बड़े बड़े बोल्डर और पहाड़ियाँ टूट गई थी, सड़क धंस गई थी। ये नदी में समाई जाने वाली सड़क है। मैं यहाँ से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है और यहाँ से ऊपर की तरफ मैं आता हूँ और अब देखिए बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर आए थे। अब इस ऑल्टरनेट रूट को यहाँ पर तैयार किया गया है, जो भटवाड़ी से आगे का संपर्क जो गंगनानी है वहाँ तक का संपर्क सीधा बिल्कुल अब जा सकती हैं गाड़ियाँ, और इसीलिए इस रूट को तैयार किया गया है BRO के द्वारा, क्योंकि ये वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। पत्थर से आप देखेंगे इधर को, अगर यहाँ देखिए आप, ये सब पत्थर और मिट्टी डाल के पूरा रूट जो है ये तैयार किया गया है। इस रूट पर अब वाहन चल रहे हैं। जो 20 से 22 किलोमीटर की दूरी थी वो यहाँ पर आज पाट दी गई है। अब यहाँ से वाहन चलेंगे और ये वाहन गंगनानी तक जाएंगे। वहाँ से मात्र 28 किलोमीटर दूरी पर धराली है, क्योंकि जो प्रशासन और स्थानीय जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुँचे, रसद सामग्री वहाँ पहुँचे, लोगों को बचाने की कवायद करने के लिए जो चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पहुँचे। लेकिन अब धीरे धीरे सड़कों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये वो सड़क है जिसने 3 दिन तक यहाँ पर पूरा जनजीवन ठप कर दिया था। लेकिन अब ये जो जनजीवन ठप हुआ था अब इसको दुरुस्त कर दिया गया है और ये पूरी सड़क अब आगे की तरफ बना दी गई है, ताकि अब लोगों की आवाजाही यहाँ से हो और इस पूरे रूट से यहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी और अब आगे को जो रेस्क्यू ऑपरेशन की रसद सामग्री है या जवान है उनको आगे तक ले जाया जा सकेगा। यानी भटवाड़ी से आगे 20 किलोमीटर गंगनानी तक अब आप इस सड़क से आगे जा सकते हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद रेस्क्यू अभियान के साथ साथ मलबा हटाने और बंद सड़क को खोलने का काम इस वक्त तेजी के साथ चल रहा है। भीषण आपदा के बाद उत्तरकाशी के भटवाड़ी में सड़क टूट गया, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। BRO ने पहाड़ी का हिस्सा काटकर नई सड़क तैयार कर दिया, जिसके बाद इस सड़क पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा के बाद कई सड़कें और पुल धराशायी हो चुके हैं।
लेकिन अब बीआरओ का असली काम शुरू हो चुका है, क्योंकि बीआरओ इन सड़कों को बनाने और इन सड़कों के ऊपर बनने वाले पुल को बनाने में महारत हासिल रखती है। और इसी वजह से अब बीआरओ बना रही है एक ऐसा पुल जो तकरीबन 50 फीट से ज़्यादा होगा। और इस पुल पर जो गार्डर लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जाएंगे। देखिए आप, न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर आपको हर उस चीज़ से रूबरू कराएगा जो अब इस बड़े विनाश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और दूसरी चीज़ों को करने में कवायद की जा रही है। बीआरओ इन लोहे के गार्डर्स को लेकर जा रही है और ये गंगनानी के पास जो अब मेन पुल जो धराशायी हो गया था उसको बनाने में इनका इस्तेमाल होगा। और ये सब यहाँ से एक एक करके रात भर 24 घंटे इस पुल को बनाने में लगाए जाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि युद्ध स्तर पर इसे बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर तरफ हम देख रहे थे कि जो ऑपरेशन वहाँ पर सेना या आईटीबीपी या एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा किया जा रहा है, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में रसद सामग्री से लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सड़क मार्ग से जानी है। और इसीलिए यहाँ पर ग्रिफ यानी बीआरओ की तरफ से ये सारी कवायद की जा रही है। गंगनानी के पास वो पुल धराशायी हुआ है, वहाँ पर इस पुल को बनाने में, इस 50 फीट से ज़्यादा के पुल को बनाने में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौजूदगी हमने दिखाई थी। और उसमें तकरीबन 40 से 50 इंजीनियर्स रहेंगे जो इस टेक्निकली इसको बनाने में मददगार होते हैं। और देखिए एक लंबा प्रोसीजर होता है, क्योंकि जिस तरह से तबाही यहाँ पर आई, जो मंजर हमने देखा था, उस मंजर के बाद जो वहाँ पर रूट है उस रूट को तैयार करने के लिए कवायद की जा रही, ताकि यहाँ से रसद सामग्री और जो दूसरी चीज़ें हैं वो जा सकें। और इसीलिए इसको यहाँ पर लगातार इन लोहे के गार्डर को यहाँ से ट्रक में रखा जा रहा है। ट्रक में रखने के बाद ये सभी यहाँ से होकर सीधा गंगनानी के पास ले जाया जाएगा, यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूरी पर। और इस पुल का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। और इस पुल के निर्माण होते ही ये कहा जा रहा है कि यहाँ से वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और धराली की तरफ ये सारा जो रसद सामग्री और जवानों को पहुँचाने की जो कवायद है वो तेज़ हो जाएगी। और इसलिए बीआरओ हमेशा की तरह इस बार भी कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण हो, ताकि आवागमन सुचारू किया जा सके धराली की तरफ। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी ने मंत्रियों को सौंपी है जिम्मेदारी। विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने का जिम्मा अब सौंपा गया मंत्रियों पर। विधानसभा में 24 घंटे लगातार चर्चा होगी। 13 अगस्त से 14 अगस्त तक ये चर्चा होने वाली है, यानी कि पूरे एक दिन 24 घंटे ये चर्चा होगी। 13 अगस्त से 14 अगस्त तक ये चर्चा होगी। मंत्री पेश करेंगे विभाग का विजन डॉक्यूमेंट। जनता के सुझाव से तैयार होगा विजन डॉक्यूमेंट। किसान, युवा, जीवन स्तर सुधारने पर जोर। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का लक्ष्य रखा गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, ये बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते रहे हैं कि अगर भारत की इकोनॉमी की बात की जाए, अगर वो बूस्ट होगा तो उसमें से 1 ट्रिलियन जो भागीदारी होगी उत्तर प्रदेश की होगी। अब उन्होंने विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 को लेकर एक लक्ष्य रखा है। क्या कहा गया है मंत्रियों से? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है कि गांव, गरीब, किसान, युवा और बेरोजगार का हर तरीके से लाभ हो, और इसके दिशा में सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कल मंत्रियों के साथ में बैठक की है, अफसरों के साथ में बैठक की है, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो आगामी विधानसभा का सत्र संचालित होगा 11 अगस्त से, इस सत्र के बाद 13 और 14 के बीच में लगातार चर्चा होगी जो उत्तर प्रदेश के विकास के एजेंडे पर और लक्ष्य 2047 जो हर मंत्री अपने अपने विभाग का, कि उस विभाग का 2047 तक का लक्ष्य क्या है, क्या विजन डॉक्यूमेंट है, वो प्रस्तुत करेंगे विधानसभा के अंदर और अपनी बात को रखेंगे। 5-5 मिनट मंत्रियों को दिया जाए, 15-15 मिनट मंत्रियों को दिया जाएगा और 5-5 मिनट विधायकों को दिया जाएगा। यानी कि विधायक भी चर्चा करेंगे अपने उस क्षेत्र में कि 2047 तक हमारे विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ नया करना है, और मंत्री इस बात को रखेंगे कि हम अपने विभाग में, जिस विभाग के मंत्री हैं, 2047 में इस विभाग को कहां तक पहुंचाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और जनता को किस तरीके से लाभ पहुंचाएंगे। 2047 का क्या विजन डॉक्यूमेंट है वो प्रस्तुत करेंगे बिल्कुल, मंत्री। तो एक बड़ा टास्क है, क्योंकि जनता की भी इसमें विचार लेने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 13 और 14 तारीख को इस पर डिस्कशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।